गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 11 पढ़ेंगे, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। यह उस समय के बारे में इस लेख में बताया गया है जब जो हमारी फिल्में थी बिना आवाज़ की होती थी पहले, और जब फर्स्ट फिल्म या पहली फिल्म जो बनी बोलती सवाक या मतलब बोलती फिल्म बनी, उसके बाद जो दौर शुरू हुआ उसके क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। तो पहली जो फिल्म थी वह थी आलम आरा, जिसमें जो पोस्टर छपे थे उसमें ये लिखा हुआ था, कुछ लाइनें लिखी हुई थी कि वे सभी सजीव हैं और सांसें ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। क्योंकि पहले जो फिल्में बनती थी वो मूक फिल्म होती थी, यानी कि साइलेंट मूवीज़ थी। 78 मतलब 78 जो मुर्दा इंसान है जो बिना बोले अपना अभिनय करते थे, एक्टिंग करते थे, उनको बोलते और बातें करते देखो। तो देश की पहली जो फिल्म थी सवाक फिल्म वो थी आलम आरा, और उसका जो पब्लिसिटी हुई थी तो उसके लिए जो पोस्टर छपे थे उन पर ये लाइनें लिखी हुई थी, और ये रिलीज़ हुई थी 14 मार्च 1931 को। तो इसी दिन से जो सिनेमा है या जो मूवीज़ की हिस्ट्री में एक नया दौर शुरू हुआ था, नया इतिहास उस दिन से लिखा गया था। और इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा, मतलब कि पहली बोलती फिल्म इस दिन रिलीज हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। उस टाइम में जो साइलेंट मूवीज़ होती थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही थी, लोकप्रिय हो रही थी। लेकिन जब ये दौर आया, फिल्में बोलने लगी, जिसमें आवाज़ आने लगी, म्यूज़िक और आवाज़ भी, जो डायलॉग्स होते थे, संवाद होते थे, वो भी सुनाई देने लगे बोलकर। तो ये नया दौर उससे शुरू हुआ। तो पहली जो बोलती फिल्म जिस साल रिलीज़ हुई यानी कि 1931 में, 14 मार्च 1931 को, उसी साल कई मूक फिल्में विभिन्न भाषाओं में भी बनी। भले ही सुनाई नहीं देता, बोला नहीं जाता, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अलग चीज़ों के लिए अलग तरह से बताया जाता है, संकेत होते हैं। तो इसीलिए अलग अलग भाषाओं में भी मूक फिल्में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो फर्स्ट फिल्म या पहली फिल्म जो थी आलम आरा, उससे बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर M ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार व गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो लेखक इस फिल्म के बारे में बता रहे हैं कि जो पहली बोलती फिल्म
आलम आरा बनी, उसे बनाने वाले जो फिल्म मेकर थे, फिल्मकार थे उसके, वो थे अर्देशीर एम ईरानी। सबसे पहले उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी, शो बॉट। उसके बाद उनकी भी इच्छा हुई कि एक बोलती फिल्म इंडिया में या भारत में भी बननी चाहिए, और उन्होंने इसके लिए कोशिश की। तो उन्होंने जो स्क्रिप्ट चुनी थी या जो कहानी ली थी फिल्म बनाने के लिए, वो पारसी रंगमंच यानी कि स्टेज की लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, यानी स्क्रिप्ट लिखी उन्होंने, और उसका जो बेस था, जो आधार था, वो पारसी रंगमंच की एक नाटक की स्टोरी को बनाया। इस कहानी में जो भी गाने थे वो एज इट इज़ जो के थे, यानी कि एज इट इज़ उसको ले लिए गए। अपनी उस फिल्म के बनने के बाद में उनका इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि जब ये मूवी हमने बनाई तब हमारे पास संवाद लेखक कहते हैं डायलॉग राइटर, तो संवाद लेखक नहीं था, न म्यूजिशियन था और न सिंगर थे। गीतकार मतलब कि सिंगर, संगीतकार मतलब म्यूजिशियन जो संगीत देते हैं गानों में, तो ऐसे हमारे पास कोई भी नहीं था। लेकिन इन सब की शुरुआत होनी थी। जब उन्होंने मूवी बनाने का सोचा और शुरू किया तो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, नई नई चीज़ें स्टार्ट हुई। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। तो जब पहले मूक फिल्में होती थी तो इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया गया था कि जब बोलने वाली मूवीज़ या फिल्में आएंगी तो उनके बारे में किस तरह से म्यूज़िक होगा, या जो बहुत सी बातें इस फिल्म से शुरू हुई। तो जो गाने थे इस मूवी के, फिल्म के, उनका जो म्यूज़िक था वो अर्देशीर ने खुद चुना था, और उसमें सिर्फ 3 जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आजकल के सॉन्ग में तो बहुत सारे म्यूज़िक होती है, इतनी सारी होती है कि हम पहचान ही नहीं पाते कौन सी म्यूज़िक किस इसकी सिस्टम की है या इंस्ट्रूमेंट की है। लेकिन उस समय की जो मूवी थी उसमें जो गाने थे उनमें सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों यानी कि 3 म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो थे कि तबला, हारमोन और वायलिन, इनका इस्तेमाल हुआ था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार ने स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था, यानी सबने मिलकर इसको बनाया था, इसलिए स्पेशली किसी एक का नाम नहीं दिया गया था। और इस फिल्म के पार्श्व गायक वह होते हैं जो हीरो या जो डायलॉग बोलते हैं उनको अपनी आवाज़ देते हैं, या मूवीज़ में जो गाने गाते हैं उनको पार्श्व गायक कहा जाता है। तो पहले जो पार्श्व गायक थे वो थे WM खान, और जो पहला गाना था इस मूवी का वो था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आगे, आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। तो आलम आरा जब मूवी बनी तो बहुत सारे चेंजेस फिल्म बनाने में, फिल्म इंडस्ट्री में भी हुए। तो इसका जो सबसे पहले तो चेंज ये हुआ कि जो रिकॉर्ड हुआ सॉन्ग वो डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। तो और फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड यानी कि आसपास की आवाज़ें भी आती थी। तो ऐसे समय में मूवी में दूसरी आवाज़ें बाहर की ना आए, उसके लिए इसकी जो शूटिंग होती थी वो रात को की जाने लगी, क्योंकि रात के समय शांति होती है। वैसे ही जो मूक फिल्में थी, साइलेंट मूवीज़ थी, उनको तो कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती थी, इसीलिए उनको दिन के यानी सूरज की रोशनी में भी बना लिया जाता था। लेकिन आसपास की आवाज़ें ना आए इसके लिए आलम आरा की शूटिंग को रात में करना पड़ा। अब रात में जो कि अंधेरा होता है तो आर्टिफिशियल लाइट्स या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की करनी पड़ी, और उसी वजह से जो अभी की मूवीज़ हैं उसमें लाइट इफ़ेक्ट या लाइट सिस्टम जो भी यूज़ किया जाता है उसकी शुरुआत आलम आरा मूवी से ही हुई। आगे,
आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। तो आलम आरा की वजह से भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कई सारे स्टार्स और तकनीशियन यानी कि वे लोग जो टेक्निक्स को समझ सके और टेक्निक में जो भी यूज़ हो रही है उसमें हेल्प कर सके, तो उनको प्रॉपरली यूज़ करने के लिए अच्छे से टेक्निक्स का काम हो सके मूवी बनाने में, तो ऐसे स्टार्स के साथ साथ टेक्नीशियन भी दिए। उसके अलावा जो अर्देशीर जी की कंपनी थी उसने भारतीय सिनेमा के लिए 150 यानी कि 150 से ज़्यादा साइलेंट मूवीज़ और 100 से ज़्यादा या लगभग 100 सवाक यानी कि बोलती मूवीज़ बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाले हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। तो ये जो मूवी थी, फिल्म थी, इसमें अरेबियन नाइट्स जो कि एक काल्पनिक कहानी है, ऐसी फैंटेसी थी। इसमें जो भाषा यूज़ हुई थी, भाषा का प्रयोग हुआ था, वो हिंदुस्तानी भाषा थी जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों मिक्स थी। तो उस भाषा का प्रयोग हुआ था जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके, और इसके गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। इसमें स्टोरी के साथ साथ, कहानी के साथ साथ गीतों का, और गीतों के साथ में म्यूज़िक और गीत के साथ में नृत्य यानी कि डांस का भी अनोखा संयोजन यानी कि मिक्सअप हुआ था। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो इस फिल्म की जो नायिका थी, हीरोइन थी, वो जुबैदा थी, और जो हीरो थे वो थे विट्ठल। और सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना या फिर उसका चार्जेस लेने वाले स्टार थे विट्ठल। उनके चयन का यानी उनका सिलेक्शन जो हुआ था उसके भी एक किस्सा है। उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी, उर्दू वे अच्छे से नहीं बोल पाते थे, इसीलिए पहले उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन बाद में उनकी इस कमी को देखते हुए उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को हीरो बनाया गया। लेकिन जो विट्ठल थे वो इससे नाराज़ हो गए, उन्होंने उस पर केस कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। तो जब उन्होंने केस कर दिया विट्ठल ने, तो उनका जो केस था वो लड़ा था उस समय के मशहूर वकील जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने लड़ा और वो केस जीत गए। मुकदमा जीतने के बाद में उन्हें वापस से उनका रोल मिल गया, और पहली बोलती फिल्म में तो वो हीरो बने ही, इसके अलावा भी उनकी सफलता जारी रही, और भी मूवीज़ उन्होंने बनाई जिसमें ये बहुत अच्छा उनका काम रहा। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी उन्होंने फिल्में बनाई, और एज ए हीरो और स्टंटमैन के रूप में वे सक्रिय रहे फिल्मों में। इसके अलावा यानी विट्ठल के अलावा और भी उसमें कुछ लोग थे मूवी में जो बहुत ही फेमस हुए, और आगे जाकर फिल्म उद्योग को उन्होंने बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उनके प्रमुख स्तंभ बने। उनमें थे सोहराब जी मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे इस मूवी में। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई की मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही, और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था।
समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो जब ये फिल्म रिलीज़ हुई 14 मार्च 1931 को, तो मुंबई के मैजेस्टिक हॉल है, सिनेमा हॉल, उसमें सबसे पहले प्रदर्शित हुई और वहाँ पर 8 सप्ताह यानी कि 2 महीने तक ये हाउसफुल चली और इतनी भीड़ होती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना या कंट्रोल करना मुश्किल हो जाया करता था पब्लिक को। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। वे लोग जो ये बताते हैं कि जो भी फिल्म है उसमें कितनी मौलिकता है, दर्शकों के लिए, देखने वालों के लिए कितनी यूज़फुल है, प्रासंगिक है, या फिल्म तकनीक में जो टेक्निक्स यूज़ हुई है वो कितनी अच्छी रही है, इस तरह की जो बातें देखते हैं वो समीक्षक कहलाते हैं। वो फिल्म की लोकप्रियता से ज़्यादा उसकी मौलिकता और दूसरी चीज़ों को देखते हैं। तो उन्होंने इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी करार दिया, यानी कि बहुत तड़क भड़क वाली कल्पना कहा, मगर जो ऑडियंस थी, दर्शक थे, उनके लिए फिल्म अनोखा ऐसा अनुभव थी, क्योंकि अब तक उन्होंने मूक फिल्में देखी थी और जब ये पहली फिल्म आई तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था, अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। पहले की जो मूवीज़ थी वो रील में बनती हैं अभी भी, पर उस समय की जो मूवीज़ थी उनके लिए बहुत ही सारी रील की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस फिल्म की जो रील थी, जो नेगेटिव्स थे, वो 10,000 फुट तक लंबाई के थे और इनको बनाने में 4 महीनों तक बहुत कड़ी मेहनत यानी कि हार्ड वर्क से इसे तैयार किया गया था।